गुड मॉर्निंग क्लास 11। कल आपको पढ़ा रहे थे यस ब्लॉक के तत्व। तो सबसे पहले देखते हैं यस ब्लॉक किससे कहते हैं कि वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में प्रवेश करते हैं यस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में प्रवेश करते हैं यस उपकोष में प्रवेश करते हैं यस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब यस ब्लॉक को दो वर्ग में बांटा गया है। जो वर्ग आपके हैं इसे हम बोलते हैं वर्ग फर्स्ट ए और वर्ग सेकेंड ए। वर्ग फर्स्ट ए को हम बोलते हैं क्षार धातु और वर्ग सेकेंड ए को बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु जो क्षार धातु है वर्ग फर्स्ट ए, इसे क्षार धातु क्यों बोला जा रहा है आज इसी पे चर्चा करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो यस ब्लॉक के तत्व है इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो तो आपका यस उपकोष में प्रवेश कर रहा है, तो वो आप इसे बोलते हैं यस ब्लॉक के तत्व। तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं, जो ऑक्साइड है और इनके जो जलीय विलयन है वो आपका परबल क्षारीय होते हैं और परबल क्षारीय होने के उपरांत ही इसे हम क्या बोलते हैं कि ये क्षार धातु है। और जो यस ब्लॉक के वर्ग फर्स्ट में तत्व है वो कौन कौन से 6 तत्व रखे गए हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फर्मियम। ये 6 तत्व को इसमें रखा गया है। आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम और फर्मियम। ये जो 6 तत्व हैं ये वर्ग फर्स्ट ए के तत्व कहलाते हैं। और यस ब्लॉक के सामान्य लक्षण की बात की जाए, ये जो आपका यस ब्लॉक के लक्षण है, फर्स्ट यहां पे जानते हैं पहला नंबर आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। आप इसको 11th के सेकंड नंबर चैप्टर में आप पढ़ेंगे परमाणु संरचना की आधुनिक में कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बोरबरी के रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। 2n² जो जनरल फार्मूला आपका होता है, जो n आपका नंबर ऑफ सेल्स होंगे। और दूसरा आपका आप बाउ नियम पढ़े हैं, तो आप बाउ नियम में आप पढ़े थे कि 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d इसके अकॉर्डिंग। तो यहां अगर हम देखें लिथियम का, तो आप बाउ रूल से अगर करते हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 आपका होता है। तो यहां पे सबसे पहले 1s, फिर आपका होता है 2s। लेकिन यहां देखें तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि s, p, d और f जो ये उपकोष होते हैं, इसमें अगर हम बात करें तो यस उपकोष में जो ऑर्बिटल आपके बने कितने बनते हैं? 1 ऑर्बिटल। और 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? जो परमाणु कक्षक या परमाणु ऑर्बिटल किसे कहते हैं कि किसी नाभिक का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? परमाणु ऑर्बिटल, या उसी को परमाणु कक्षक बोलते हैं। तो यहां पे जो ये कक्षक है, एक मैक्सिमम 1 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं? 2। तो यहां पे आपका अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम दिखाते हैं तो 1 ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, इसलिए यस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। पी में 3 ऑर्बिटल बनते हैं और 1 में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसलिए टोटल आपका 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसी प्रकार डी में 5 आपके होते हैं और 1 में 2 जाएगा, तो 5 दूनी 10। और एफ में इसी प्रकार से आपका 14 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर यस है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आप दिखाते हैं, और अगर आपका पी है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, और डी है तो आप उसमें क्या दिखाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, और यह आपका होता है तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। तो अब बात इसमें है कि अगर 1s है तो यस है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2s है तो 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां आपके पास एटॉमिक नंबर कितना है? 3rd। तो इसलिए यहां पे क्या करेंगे कि इसका जो 2 है वहां पे क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। और दूसरा नंबर आपका सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो यहां पे आपका क्या होगा? 1s, 2s, 2p,
3s। अब इसमें देखें यस उपकोष में आपको पहले ही बताया गया कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आपका 2 हो गया, फिर 2s है 2 इलेक्ट्रॉन। p में आपका देखिए 3 ऑर्बिटल होते हैं, मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए टोटल आपका कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आपका 6 हो गया। फिर ये आपका टोटल कर लीजिए, गेन करेंगे कितना होगा 10, एक बचा, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन आपका हो गया। इसी तरीके से आप पोटेशियम का कर सकते हैं, पोटेशियम का कितना होता है 19 आपका हो जाए, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद आपका 3p6 4s1 4s1, क्योंकि जो यस ब्लॉक के तत्व होते हैं इनके वाहितम कोष का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो वाहितम कोष हैं, बाहरी जो कोष होते हैं, इनके वाहितम कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होते हैं, ये क्षार धातु के। तो हम तो चर्चा कर रहे थे यही चीज ना, क्षार धातु के बारे में। तो क्षार धातुओं के तत्वों के वाहितम कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, और क्षारीय मृदा धातु के तत्वों के वाहितम कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है। तो अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से आ गया होगा, और ये आपका रुबिडियम है, सीजियम है, फर्मियम है, इसी तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आसानी से कर लेंगे। अब आते हैं दूसरा नंबर परमाणु त्रिज्या, जो इसका लक्षण है परमाणु त्रिज्या का। तो परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, ये चीज देखा जाए। परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, अब यहां परमाणु त्रिज्या की बात है। आप जानते हैं कि किसी सेल में अगर बात करें तो किसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, तो नाभिक और उस उपकोष के वाहितम कोष के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या। किसी नाभिक और उस तत्व के वाहितम कोष के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। अब आपको ये भी पता है कि किसी भी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ये चीज आपका है, ये वर्ग में हमेशा आप क्या करते हैं, अपर टू लोअर जाते हैं, ऊपर से नीचे आप आते हैं। और आवर्त में पीरियड की अगर हम बात करें तो पीरियड में बाएं से दाएं चला जाता है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो यहां जब वर्ग की हम बात करें, आवर्त की तो कर नहीं रहे, तो जब वर्ग है तो वर्ग में आप ऊपर से नीचे आएंगे, और जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। और जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो कोष की संख्या बढ़ रही है, और जब कोष की संख्या बढ़ेगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब फिर से देखा जाए कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, ये अगर हम चर्चा करें क्यों बढ़ रहा है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान, तो आप जानते हैं कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ रहा है, क्योंकि हम वर्ग में ऊपर से नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, और जब सेल्स जितना ज्यादा होगा, जिसमें जितना ज्यादा कोष होंगे उसी की त्रिज्या उतनी ही ज्यादा होगी, इसलिए उसकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ जाती है। अब आप जान गए कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो कोष की संख्या बढ़ती है, कोष की संख्या बढ़ेगी तो वहां पे आपका सेल्स बढ़ जाएगा, और जब सेल बढ़ रहा है तो आपका परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी। अब इसके बाद दूसरा नंबर हम देखते हैं, परमाणु त्रिज्या हो गया। आयनन विभव देखते हैं, आयनन विभव, आयनन विभव, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा किससे कहते हैं कि किसी भी तत्व के वाहितम कोष
से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही उसकी आयनन विभव कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। किसी भी तत्व के वायतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब यहां अगर हम बात करें कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ रहा है, और जब परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, घट जाएगा, क्योंकि जो जैफ होता है, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, वो परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां अगर हम बात करें, अगर यहीं पे बात करते हैं कि परमाणु त्रिज्या की प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश ये आपका डायरेक्टली इस प्रोपोर्शनल होता है 1/, परमाणु त्रिज्या के एटॉमिक रेडियस के आपका होता है परमाणु त्रिज्या। तो अगर परमाणु त्रिज्या इंक्रीज कर रहा है तो ये आपका जैफ क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इसी के ऊपर चलते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि परमाणु प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या चीज है, जैफ किसे कह रहे हैं। कि किसी नाभिक और उसके वायतम कोश, नाभिक द्वारा उसके वायतम कोश पर डाला गया अतिरिक्त प्रभाव, डाला गया प्रभाव ही क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। जैसे ये आपका सेल्स थे, ये नाभिक है, ये कोश है, इस तरीके से ये वायतम कोश है, ये त्रिज्या परमाणु की है। अब इस नाभिक द्वारा इसके वायतम कोश पर डाला गया प्रभाव ही आपका क्या कहलाएगा, जैफ कहलाता है। इसी को हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। अब आप सोचिए कि अगर ये नाभिक के पास ही वाला कोश है तो इस पे ज्यादा प्रभाव डालेगा। अगर ये कोश की बात करें इसके अपेक्षा इसमें कम होगा, क्योंकि जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं तो कोश की संख्या बढ़ रही है। जब आपका एटॉमिक नंबर बढ़ा है तो कोश की संख्या बढ़ रही है। जब कोश की संख्या बढ़ रही है तो नाभिक से वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। अब इसी के ऊपर, और जब दूर होता जा रहा है तो इसका मतलब त्रिज्या बढ़ रही है, और जब त्रिज्या बढ़ रही है तो इसका मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश जो नाभिक का उसके वायतम कोश पर फोर्स था, जो उस पर उसकी पकड़ थी, वो क्या हो गई, धीरे धीरे कम होती जा रही। तो इसी के ऊपर हम जा रहे हैं कि किसी भी तत्व के वायतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही उसकी क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, उसी को बोलते हैं। अब आप यहां से ध्यान लेते हैं कि अगर कोई भी तत्व है उसका वायतम कोश सेल्स ज्यादा हो, वायतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी होगी कि जो उसके नाभिक के पास होगा, तो आप कहेंगे कि जो उसके वायतम कोश होगा जो बाहर होंगे उससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है, जो नाभिक से काफी दूर होंगे। तो यहीं से हम देखते हैं कि अगर ये जैफ जो होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश को हम लिखते हैं जैफ से, और जैफ डायरेक्टली इज प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी की, आयनाइजेशन एनर्जी के। अगर जैफ बढ़ेगा तो आयनन विभव बढ़ेगा, और अगर जैफ घटेगा तो आयनन विभव घट जाएगा। तो यहां पे तो हमें पता लग रहा है कि जब प्रभावी नाभिकीय आवेश व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/, परमाणु त्रिज्या के, तो परमाणु त्रिज्या तो इसमें बढ़ रही है, और जब परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, घट जाएगा। तो इसका मतलब कि जब प्रभावी नाभिकीय आवेश घट रहा है तो आयनन ऊर्जा भी क्या होगी, घट जाएगी। इतना आज आप लोग पढ़िएगा अच्छे से, कल आपको नेक्स्ट टॉपिक फिर से पढ़ाएगा। थैंक यू।